गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको क्लास 10th का साइंस का पहला जो चैप्टर है केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शंस या केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस जो टॉपिक है वो आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ आपको। तो ज़रा सभी लोग ध्यान दें, इस टॉपिक का नाम ही क्या है, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो पहला इसमें वर्ड आया केमिकल इक्वेशंस क्या होता है, सॉरी केमिकल रिएक्शंस क्या होता है। ज़रा ध्यान दें सभी लोग। तो पहले इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं कि हमने छोटी क्लासेस में फिज़िकल चेंज और केमिकल चेंज के बारे में सुना है, पढ़ा है कभी, फिज़िकल चेंज एंड केमिकल चेंज। तो कितने लोगों को फिज़िकल चेंज और केमिकल चेंज के बारे में आता है या जानकारी है थोड़ी बहुत? किसी को नहीं है? चलो देखते हैं। फिजिकल चेंज का मतलब ये हुआ कि अवस्था में, स्टेट में चेंज आ जाता है कुछ समय के लिए। जैसे पानी को अगर ठंडा करें तो हम देखते हैं वो क्या बन जाता है, सॉलिड बन जाता है। मतलब पहले पानी जो वाटर था वो लिक्विड में था और जैसे इसको हीट दी गई, कोल्ड किया गया तो क्या हो गया, वो आइस बन गया और सॉलिड बन गया। उसकी स्टेट चेंज हो गई, अब वो सॉलिड बन गया तो उसको हम लोग आइस बोलने लगते हैं। होता है कि नहीं होता? तो बताइए, वाटर की स्टेट में चेंज आया। वाटर की स्टेट पहले कैसी थी, लिक्विड। अब जब आइस बन गई कौन सी स्टेट हो गई, आइस। यही अगर वाटर को अगर हीट दी जाती तो हम जानते हैं वाटर वेपर बन जाता, भाप बन जाती और भाप बन के उड़ने लगती। मतलब वो कौन सी अवस्था होती है इसकी, गैस। तो आप देख रहे हैं स्टेट में चेंज आ गया, यहाँ पे आया कि नहीं आया, स्टेट में चेंज आ गया। तो इसे बोलते हैं फिजिकल चेंज। क्या बोलते हैं? अब फिजिकल चेंज इसको क्यों बोलते हैं? गैस थी, उसको ठंडा कर लो, क्या बन जाएगा, वाटर। बर्फ़ थी, उसको थोड़ा सा गर्म कर लो, क्या बन जाएगा, वाटर। तो आप देख रहे हैं जो पहले था कारण हटा, वो चीज़ हमें फिर से मिल गई। होता है कि नहीं ऐसा? लेकिन यही बात अगर हम लोग ऐसे कहें कि घर में दूध रखा था, उसको दही बना लिया, फिर आपसे कहा जाए इसका कारण हटाएं और इसको पुनः दूध बना दें, तो मेरे ख्याल से कोई माई का लाल नहीं है जो इसको ऐसा कर पाए। कोई कर पाएगा? केमिकल चेंज का मतलब हुआ एक ऐसा चेंज जो कि पूर्ण रूप से कंप्लीटली उसमें चेंज ला दे और पुनः उसको उसकी प्राचीन अवस्था में या कह सकते हैं फर्स्ट स्टेट में न लाया जा सके, सब्सटेंस को। समझ में आ रही बात? केमिकल चेंज में क्या होता है कि सब्सटेंसेस जो हैं बिल्कुल बदल जाते हैं। सब्सटेंसेस क्या होते हैं, बिल्कुल चेंज हो जाते हैं, उनकी क्वालिटीज़ बदल जाती हैं और पुनः उनको उनकी पहली स्टेट में नहीं लाया जा सकता। ऐसे ही गन्ने के रस को अगर सिरके में कन्वर्ट कर दिया जाए, आप देखते हो गन्ने के रस को काफ़ी समय तक धूप में रखा जाता है, किसी डिब्बे में या किसी कांच के बर्तन में रख करके रखा जाता है और कुछ समय के बाद वो गन्ने का रस सिरके में कन्वर्ट हो जाता है और आप फिर कितनी भी कोशिश कर लें, सिरके से गन्ने का रस नहीं बना सकते। कौन सा चेंज आया? तो इस प्रकार के चेंजेस को हम लोग क्या नाम देते हैं, केमिकल चेंजेस या केमिकल चेंज नाम देते हैं। समझ में आ रहा है? अब ज़रा देखते हैं बोर्ड की तरफ कि भाई पहला इसमें था केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस था। तो पहला था केमिकल रिएक्शंस क्या होती। तो केमिकल रिएक्शन देखें क्या होती है। केमिकल रिएक्शंस आर द प्रोसेसेस इन विच न्यू सब्सटेंसेस हैविंग न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म्ड। जरा गौर करें। तो देखते हैं बेटा, अभी मैं आपको बता रहा था केमिकल रिएक्शंस क्या होती, बहुत ध्यान से समझें। तो फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज के बारे में आप समझ गए। तो केमिकल रिएक्शंस क्या होती, देखिए केमिकल रिएक्शंस आर दोज रिएक्शंस, chemical reactions are those reactions in which
न्यू सब्सटेंसेज आर फॉर्म्ड, मतलब न्यू सब्सटेंस फॉर्म होंगे, हैविंग न्यू प्रॉपर्टीज, जिनके पास नई प्रॉपर्टीज होंगी। नहीं समझे? इसी को अगर हिंदी में कहें तो कहेंगे रासायनिक अभिक्रियाएं वे अभिक्रियाएं होती हैं जिनमें नए पदार्थ बनते हैं, और जिन पदार्थों के गुण भी कैसे होते हैं, नए गुण होते हैं, मतलब उनके गुण पहले वाले पदार्थों की अपेक्षा कुछ अलग होते हैं। नहीं समझ में आई बात? जैसे एक एग्जाम्पल दिया, C+O2 टेंड्स टू CO2। अब यहाँ पे C फॉर कार्बन होता है, कार्बन की प्रॉपर्टी अलग होती हैं, ऑक्सीजन की अलग होती है। जब दोनों मिलकर एक नया सब्सटेंस बनाते हैं CO2, तो यहाँ पे CO2 की प्रॉपर्टी जिनसे बिल्कुल अलग हो जाती। समझ में आ रही बात? तो केमिकल रिएक्शंस क्या हैं? केमिकल रिएक्शंस आर द प्रोसेसेस। क्या मतलब हुआ? केमिकल रिएक्शंस वो प्रोसेसेस होती हैं या वो प्रक्रियाएं होती हैं इन विच, जिनमें न्यू सब्सटेंसेस, नए पदार्थ, हैविंग न्यू प्रॉपर्टीज, जिनके पास नई प्रॉपर्टीज होती हैं, आर फॉर्म्ड, मतलब बनते हैं। नहीं समझ में आया? केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं? ऐसी रिएक्शंस जिनमें न्यू सब्सटेंस हैविंग न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म्ड। समझ में आ रहा है? वही हिंदी मीडियम वाले अगर इसको याद करना चाहें तो रासायनिक अभिक्रियाएं वे अभिक्रियाएं होती हैं जिनमें नए गुणों वाले नए पदार्थ बनते हैं। जैसे एग्जाम्पल दोनों का सेम दिया, C+O2 टेंड्स टू CO2। कितने बच्चों को आ रहा है समझ में? आया? अब आगे बढ़ते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल चेंजेस, मतलब केमिकल चेंज की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं? मतलब जब नए पदार्थ बनते हैं तो उनके प्रॉपर्टीज़ में क्या होता है, उनके गुणों में क्या चेंज आता है। तो देखो क्या क्या चेंज आता है इन ए केमिकल चेंज। जब कोई केमिकल चेंज होता है उसमें न्यू सब्सटेंसेस हैविंग डिफरेंट प्रॉपर्टीज़, नए पदार्थ जिनके पास डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती हैं पहले वाले सब्सटेंस की तुलना में, आर फॉर्म्ड, मतलब बनते हैं। नहीं समझे? वही हिंदी मीडियम वाले देखें क्या होगा, रासायनिक परिवर्तन में नए गुणों वाले नए पदार्थ बनते हैं। सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत इसमें? बोलो। आगे देखिए, इन ए केमिकल रिएक्शन गैस में बी इन्वॉल्व्ड और प्रेसिपिटेट में बी फॉर्म्ड। इनका कहने का मतलब ये है कि भाई केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, गैस निकल सकती है, मतलब गैस बन के निकल सकती है, और प्रेसिपिटेट भी बन सकता है। प्रेसिपिटेट का मतलब होता है एक अघुलनशील पदार्थ, एक ऐसा सॉलिड बन जाएगा जो किसी चीज में घुलेगा नहीं। नहीं समझे? तो जब कोई केमिकल रिएक्शन होगी तो क्या क्या बन सकता है, गैसेस भी बन सकती हैं और एक अघुलनशील पदार्थ भी बन सकता है, लिक्विड भी बन सकता है। लेकिन यहाँ पे जो चीज़ बताई जा रही है उस पर आपको ध्यान देना है। गैसेस बन सकती हैं और अघुलनशील पदार्थ, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट। क्या बोलते हैं? वही बात इसमें देखो लिखा है कि रासायनिक अभिक्रियाओं में गैस तथा अघुलनशील पदार्थ बन सकते हैं। ठीक है, अब अगला पॉइंट देखें, दे आर में चेंजेज इन कलर, फिजिकल स्टेट और टेम्परेचर। मतलब जब केमिकल चेंज होगा तो पदार्थ का कलर भी बदल सकता है, उसकी स्टेट बदल सकती है। स्टेट बदलने का मतलब कि वो शायद लिक्विड में था, सॉलिड भी बन सकता है, गैस भी बन सकता है, स्टेट भी चेंज हो सकती है। और क्या हो सकता है, उसका टेम्परेचर भी चेंज हो सकता है। समझ में आया? जैसे कैल्शियम ऑक्साइड CaO को, चूने को, इसको चूना कहते हैं, CaO को, कैल्शियम ऑक्साइड में अगर पानी डाला जाता है तो जब केमिकल इक्वेशन होती है तो जानते हो क्या बनता है, CaOH का होल ट्वाइस, जिसे क्या बोलते हैं, बुझा हुआ चूना। क्या बोलते हैं? मतलब CaO प्लस H2O, जब आप इसमें पानी मिलाएंगे तो क्या बनेगा,
CaOH का होल ट्वाइस प्लस बहुत अधिक ऊर्जा, ऊर्जा मतलब एनर्जी, क्या बनेगी यहाँ पे? ठीक है। आप कभी भी आपके घरों में जब कभी पुताई वगैरह होती होगी घरों की, तो चूना लाया जाता है। चूना देखा है सॉलिड में होता है, उसको थोड़ा सा पीस करके या ऐसे ही उसमें जब पानी डाला जाता है तो पानी डालते ही चूना अपने आप खौलने लगता है। मतलब उसको गर्म करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, खौलने लगता है। खौलने के बाद एक गीला गीला पदार्थ बन जाता है वाइट कलर का, जिसको हम लोग बोलते हैं बुझा हुआ चूना। क्या बोलते हैं? उसका फॉर्मूला होता है CaOH का होल ट्वाइस। और बहुत अधिक क्या निकलती? ऊर्जा। इतनी ऊर्जा निकलती है कि अगर आप उस बकेट में हाथ डाल दें जिसमें कि आपने चूना और पानी मिलाया था, तो आपका हाथ भी जल जाएगा। मतलब पानी खौलने लगता है, इतनी ऊर्जा निकलती। तो वही इन्होंने बताया था कि क्या फिजिकल स्टेट चेंज हो सकती है इसकी, और टेम्परेचर भी चेंज हो सकता है। टेम्परेचर चेंज हुआ कि नहीं हुआ? फिर बाद में उसको ठंडा करके लोग चूने को खाने के लिए भी यूज़ करते हैं ना। जो चूना यूज़ कर रहे हैं खाने के लिए, वो कैसा चूना होता है? बुझा हुआ चूना, CaOH का होल ट्वाइस। समझ गए कि नहीं? तो ये रिएक्शन समझ में आई बेटा? अब देखते हैं। तो इसी बात को यहाँ पे देखो लिखा गया, रासायनिक अभिक्रियाओं के फलस्वरूप विलयन के रंग, भौतिक अवस्था एवं ताप में परिवर्तन हो सकता है। आगे देखें अगला पॉइंट। अगला पॉइंट कह रहा है केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व ब्रेकिंग ऑफ द केमिकल बॉन्ड्स। देखिए जरा ध्यान दें भाई, रिएक्शंस क्यों होती? जब रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्शन करते हैं तो केमिकल बॉन्ड टूटते हैं। क्या होते हैं? केमिकल बॉन्ड टूटते हैं, और न्यू सब्सटेंसेस जब बनते हैं तो बॉन्डिंग की मतलब नए बॉन्ड बनते हैं। जैसे देखिए कैसे, जैसे एक रिएक्शन हमने दिया NaOH प्लस HCl टेंस टू। अब देखो जब ये ब्रेक होंगे तो देखो Na का क्या बन जाएगा? Na प्लस। OH का क्या बन जाएगा? OH माइनस। यहाँ पे मैं अलग अलग करके दिखा रहा हूँ, बाकी ऐसे होता नहीं है, ध्यान रखें। H प्लस Cl माइनस। देखो इन लोगों के बीच में सिंगल बॉन्ड था कि नहीं था? बताओ, इनके बीच में सिंगल बॉन्ड था कि नहीं था? अब क्या हुआ? ये बॉन्ड टूटेगा, Na इससे जुड़ जाएगा तो NaCl बनाएगा। अब बताओ सिंगल बॉन्ड इन दोनों के बीच में आया कि नहीं आया? और प्लस क्या बनेगा? H2O। आपके सर ने आपको पढ़ाया होगा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का बहुत ही गजब का एग्जाम्पल है ये। जब बेस एंड एसिड आपस में रिएक्शन करते हैं तो एक दूसरे के प्रभाव को ख़त्म कर देते हैं और जल तथा लवण बनाते हैं, मतलब वाटर एंड सॉल्ट बनाते हैं। यहाँ NaCl सॉल्ट हम लोग यूज़ करते हैं खाने के लिए, जो नमक लेते हैं ना खाते हैं, वो NaCl होता है। अब ज़रा गौर करो तो बताओ इसमें बॉन्ड टूटे कि नहीं टूटे? ये NaOH आपस में जुड़े थे, एक बॉन्डिंग थी इनके बीच में, और HCl के बीच में, H और Cl के बीच में बॉन्डिंग थी। और क्या हुआ? इनके बॉन्ड टूटे, टूटने के बाद नए बॉन्ड बन गए। इनके प्लस इनके माइनस से जुड़ गए, और इनका जो प्लस था इससे जुड़ गया। जुड़ा कि नहीं जुड़ा? तो क्या हो गया इसमें? बॉन्ड टूटते हैं और नए बॉन्ड बनते हैं। तो वही देखिए रासायनिक अभिक्रियाओं में रासायनिक बंध टूटते हैं तथा नए बंध बनते हैं। रासायनिक बंध टूटते हैं और नए बंध बनते हैं। तो इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं, देखते हैं बेटा रासायनिक समीकरण या केमिकल इक्वेशन क्या होता है। ठीक है ना, बहुत ध्यान से समझे। जैसे आपने एक Mg+2HCl टेंस टू MgCl2+H2 लिखा, इसी चीज़ को आपको स्टेटमेंट के रूप में लिखना है। देखो कैसे, किसी रासायनिक अभिक्रिया को उसमें भाग लेने वाले पदार्थों
को सूत्र संकेतों द्वारा प्रदर्शित करने की विधि को रासायनिक समीकरण कहते हैं। देखो, मैग्नीशियम लिया Mg से, उसके सूत्र द्वारा प्रदर्शित किया, प्लस HCl लिया हाइड्रोक्लोरिक एसिड, उसके भी हमने फॉर्मूले द्वारा प्रदर्शित किया, फिर T2 का निशान लगाया, इनके बीच में प्लस लगाया। अब देखो ये क्या बन गया, MgCl2 बना। तो मैंने उसका रासायनिक समीकरण लिखा है यहाँ पे, सॉरी उसका फॉर्मूला लिखा, फिर इसके बाद हाइड्रोजन गैस बनी। तो आपने इसमें क्या किया है, इस इक्वेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या किया है, अरे जो रिएक्टेंट्स भाग ले रहे थे और जो प्रोडक्ट बन रहे थे उनके सूत्रों द्वारा इसको प्रदर्शित किया गया है। सूत्र या संकेतों द्वारा प्रदर्शित किए करने की विधि को क्या कहते हैं हम लोग, रासायनिक समीकरण कहते हैं। वही बात इंग्लिश में देखें, द मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग ए केमिकल रिएक्शन, मतलब एक ऐसा मेथड जिस मेथड के द्वारा एक रिएक्शन को रिप्रेजेंट किया जाता है बाय द सिंबल्स ऑफ एलिमेंट्स। किसके द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है, सिंबल्स के द्वारा, तत्वों के सिंबल्स के द्वारा। सिंबल्स मतलब प्रतीक होता है, चिन्ह होता है, जो यहाँ पे प्रतीक संकेत यूज किया गया है, ठीक है ना। एंड फॉर्मूले ऑफ कंपाउंड्स, और कुछ कंपाउंड होते हैं जिनके फॉर्मूले द्वारा, जैसे आपने यहाँ पे HCl लिया तो एक ये कंपाउंड है, इन्वॉल्व्ड इन इट, मतलब वो उन कंपाउंड के फॉर्मूले जो इसमें इन्वॉल्व होते हैं। कॉल्ड केमिकल इक्वेशन, इसको क्या कहते हैं, केमिकल इक्वेशन कहते हैं। अब इसी में थोड़ा सा देखिए, लिखा है और इट इज इंपॉर्टेंट टू नो दैट ए केमिकल इक्वेशन इज ए शॉर्ट हैंडेड मेथड टू रिप्रेजेंट ए केमिकल रिएक्शन। दूसरे शब्दों में इसको कह सकते हैं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये जानना कि केमिकल इक्वेशन को क्या करते हैं, शॉर्ट हैंड ये होता है, मेथड होता है रिप्रेजेंट करने का एक केमिकल रिएक्शन को, एक केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने का ये शॉर्ट हैंड मेथड होता है। कैसा होता है, शॉर्ट हैंड मेथड। अब देखिए एग्जांपल इसका देख लें, Mg, मैग्नीशियम एक मेटल होती है, सॉलिड होती है, इसलिए S से लिखा गया। 2HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, ये लिक्विड होता है, इस वजह से L लिखा गया, ठीक। क्या बना, MgCl2, MgCl2। तो MgCl2 जब बन गया तो ये क्या होता है, एक सॉलिड होता है, तो S लिख दिया गया। और क्या बना, H2 हाइड्रोजन गैस, तो गैस को किससे लिखते हैं, G से, तो इस तरह से G लिख दिया गया ब्रैकेट में। तुम लोग सोच रहे हो कि ये ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है ना, और क्यों लिखा है। S बना है मतलब सॉलिड, G मतलब क्या होता है, गैस, L बना है तो क्या मतलब हुआ, लिक्विड। समझ गए ना। तो इस तरह से इस वीडियो लेक्चर में बच्चों इतना ही, और बाकी जो है नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में आपको बताया जाएगा। तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव ए नाइस टाइम।